गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज हिमांशी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन करियर लैब। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन इंक्लूसिव एजुकेशन के कुछ फाइनल मुश्किल से आज और कल में खत्म कर देंगे हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन को। और सभी को गुड इवनिंग। बिल्कुल होपफुली आप सभी बेहतर होंगे। टॉपिक जो रहेगा आज रहेगा लोकोमोटर डिसेबिलिटी के बारे में हम बात करेंगे और कुछ ऐसी ही डिसेबिलिटीज हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, मैं बेहतर हूँ, होपफुली आप बेहतर होंगे। देखिए, चिल्ड्रन विद लोकोमोटर डिसेबिलिटीज, लोकोमोटर डिसेबिलिटीज सही है मुक्ता। चिल्ड्रन विद लोकोमोटर डिसेबिलिटीज, देखिए बहुत बढ़िया। हाँ रितिका सही बोल रहे हो, बिल्कुल इंतजार खत्म करेंगे आपका। चिल्ड्रन विद लोकोमोटर डिसेबिलिटीज, लोकोमोटर का मतलब होता है बेसिकली चलने फिरने या अंगों में परेशानी होना। सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो इन्हीं डिसेबिलिटीज की है। क्यों? क्योंकि या तो बहुत सारे लोग आप देखते हैं, चाहे कोई स्ट्रेचर पे हो, मतलब उस पर व्हील चेयर पे हो, चाहे कोई क्रचेस का यूज करे, चाहे किसी को चलने फिरने में दिक्कत हो, इवन पोलियो वाले लोग, शरीर से रिलेटेड जितनी भी चलने फिरने से रिलेटेड मोटर एक्टिविटीज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो सब इसी में आती हैं, लोकोमोटर डिसेबिलिटीज में। ठीक है जी, सभी गुड इवनिंग। इनेबिलिटी टू एग्जीक्यूट डिस्टिंक्टिव एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद मूवमेंट, चलने फिरने मूवमेंट, और वो भी किसके? ऑफ सेल्फ एंड मैनिपुलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जो भी चीजें उठाना हो गया या कुछ काम करना हुआ, ये क्या है? ये सब इसी में आएंगे। फ्रॉम एफ्लिक्शन ऑफ मस्कुलो स्केलेटल और नर्वस सिस्टम, भाई नर्वस सिस्टम हमारा पूरा रेगुलेट करता है चीजों को, हमारे बाकी जो ऑर्गन्स हैं उनको क्या देता है? एक तरह से कमांड देगा, या उसका बहुत बड़ा रोल है हमारी डेली एक्टिविटीज में, हमारी बॉडी की एक्टिविटीज में। तो नर्वस सिस्टम में भी प्रॉब्लम हो सकती है, और मस्कुलो स्केलेटन जो हमारा सिस्टम है, पूरा ढांचा जो है हमारा हड्डियों का, उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है हुमा। द परसेंटेज ऑफ पर्सन्स विद लोकोमोटर डिसेबिलिटी इज द हाईएस्ट अमंग द टोटल डिसेबल्ड पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। भारतवर्ष में जितनी भी डिसेबल्ड पॉपुलेशन है, इससे पहले जितनी डिसेबिलिटीज हमने पढ़ी हैं अब तक, उसमें सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है वो है कुछ 20.3%। इंडियन पॉपुलेशन, टोटल डिसेबल्ड पॉपुलेशन यदि मान लीजिए 100% है, मतलब जितने भी डिसेबल्ड लोग हैं उनमें से 20% सिर्फ लोकोमोटर डिसेबिलिटी के हैं। यानी सबसे ज्यादा लोग जो हैं, धन्यवाद मिल्की, वो किसके हैं? लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले हैं। ऑफ टोटल इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज कितना? 20% से भी अधिक, मोर देन 20% जो पॉपुलेशन है वो डिसेबल्ड पॉपुलेशन की बात हो रही है, उसमें से 20% जो लोग हैं वो पीड़ित है किससे? लोकोमोटर डिसेबिलिटीज से। लोकोमोटर डिसेबिलिटी में होता क्या है? या तो आपका मस्कुलर जो ये आपका मस्कुलो स्केलेटन जो सिस्टम है, जिसमें आपकी मसल्स और आपके जो हड्डियों का ढांचा है ये ठीक से ना चले, या फिर नर्वस सिस्टम से ठीक से रेगुलेशन ना आए, तो आपका जो चीजों को उठाना, चलना फिरना, कोई काम करना अपने साथ या आसपास के जो सराउंडिंग है उसमें मुश्किल हो जाता है। ऐसे लोगों को बल्कि बहुत दिक्कत होती है डेली एक्टिविटीज में भी, ये हम कह सकते हैं। बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। अब इसके बारे में कुछ चीजें जो थोड़ा बहुत डिटेल में पता होनी चाहिए, कई बार पूछ लेता है। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में भी इसकी चर्चा हुई है, इवन पुराने वाले में भी, और इस बार जो अभी 2016 में आया था उसमें भी। ये नोट्स एक साथ ही मिल जाएंगे पूरे चैप्टर के जब ये खत्म होगा अब। ठीक, मूवमेंट में प्रॉब्लम होगी, एक्जैक्टली पूजा। द पर्सन्स विद लोकोमोटर डिसेबिलिटीज फेस डिफिकल्टीज टू यूज वन और मोर ऑफ हिज एक्सट्रीमिटीज। एक्सट्रीमिटीज क्या है? बॉडी की, हाथ हो गए, पैर हो गए, जो बिल्कुल बाहरी हिस्सा है आपकी बॉडी का। और मे हैव लैक ऑफ स्ट्रेंथ टू वॉक, चलने में भी इनको दिक्कत फील हो सकती है, चीजों को ग्रास्प करने, मान लो ये पेन पकड़ना है, इसमें भी इनको दिक्कत हो सकती है, ग्रिपिंग में भी, और ऑब्जेक्ट्स को उठाने में भी। मतलब जो भी काम हम अपनी बॉडी से ज्यादातर करते हैं, इनको ज्यादातर चीजों में दिक्कत होगी। ठीक है रोमा? ठीक है चल। असिस्टिव डिवाइसेस लाइक व्हील चेयर, अब इनको असिस्टिव डिवाइसेस को यूज करने की जरूरत पड़ती है कई बार, जैसे व्हील चेयर हो गया, क्रचेस हो गए जो बैसाखियां जिनको हम बोलते हैं, या फिर कोई वॉकर हो गया जिसके थ्रू चल लेते हैं लोग। वॉकर नहीं होता वो, आपने देखा होगा, पकड़ के धीरे 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 चलते हैं लोग, बुढ़ापे में भी यूज करते हैं। ठीक, बी यूटिलाइज टू एड इन देयर मोबिलिटी, इनको चलने फिरने के लिए सहायता लेनी पड़ती है किसकी? या तो व्हील चेयर की, या तो क्रचेस की, या फिर वॉकर की, या किसी भी एक ऐसी चीज की, चीजों को उठाना, चलना फिरना। ये जो बॉडी की एक्सट्रीमिटीज हैं, जो बाहरी हिस्से हैं, चाहे वो हमारे हाथ, उंगलियां हो गई, पैर हो गए, ये इन सब में इनको प्रॉब्लम होती है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी कुड बी द रिजल्ट ऑफ डिजीज, ये बीमारी के कारण हो सकता है, कोई बीमारी हो गई हो किसी व्यक्ति को। ठीक, इंजरी ऑफ माल फॉर्मेशन ऑफ बोन्स, बोन्स आपकी जो हड्डियां हैं वही ठीक से डेवलप ना हो पाई हो। आई अंडरस्टैंड कविता, आपकी जो हड्डियां हैं, जो बोन्स हैं, वही ठीक से डेवलप ना हुई हो तब भी दिक्कत आ सकती है। या फिर कोई डिजीज या कोई इंजरी, कोई एक्सीडेंट हो गया हो तब भी दिक्कत आ सकती है। ठीक है जी। बोन्स में माल फॉर्मेशन ठीक से आपकी जो हड्डियां वो बनी नहीं पाई जिस टाइम पे डेवलप हो रही थी। जॉइंट्स में दिक्कत हो सकती है, जॉइंट समझते हो ना, ये जैसे जॉइंट हो गया एक घुटने में आपका, मसल्स में जो आपकी ये मसल्स हैं उनमें दिक्कत हो सकती है। ठीक, पूरी बॉडी में मसल्स हैं। नर्व्स आपकी, स्पाइनल कॉर्ड जो रीढ़ की हड्डी है, और ब्रेन, इन सब में दिक्कत होने पर ये सिचुएशन बनेगी। इनमें से कोई एक भी हो सकता है, इनमें से कई भी हो सकते हैं। माल फॉर्मेशन होता है ठीक से फॉर्म ना हो पाना, ठीक से फॉर्म ना हो पाना आपके अंगों का। दिस मे बी कॉन्जेनिटल और एक्वायर्ड, यानी ये कॉन्जेनिटल भी हो सकती है और एक्वायर्ड भी। कॉन्जेनिटल होती है बेसिकली जन्म से या हेरिडेटरी एक तरह से, या फिर बाद में भी एक्वायर कर सकता है व्यक्ति, एक्सीडेंट हो गया हो, कोई बीमारी अचानक से हो गई, रीजन जेनेटिक भी हो सकता है और एक्वायर्ड भी हो सकता है। दोनों ही केसेस में ये चीज पॉसिबल है ना। एक तरह से जेनेटिक हो गई, या फिर आपके जन्म से पहले या डेवलपमेंट के समय ही हो जाना कॉन्जेनिटल बोला जाता है। ठीक, स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी, हाँ माँ को दिक्कत होगी तो बच्चे को भी दिक्कत हो सकती है, बिल्कुल, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कल भी हमने बात की थी। आनुवांशिकी हो सकता है,
अभी तो बताया शिवम, लोकोमोटर डिसेबिलिटीज वो डिसेबिलिटीज हैं जिनमें आपको मूवमेंट संबंधी परेशानियां होंगी, जिनमें आपको चीजों को पकड़ने, उठाने, चलने फिरने इन सब में दिक्कत आ सकती है, चाहे वो आपके नर्वस सिस्टम के कारण हो, चाहे किसी अंग में कोई ठीक से डेवलपमेंट ना हुआ हो, चाहे कोई एक्सीडेंट हो गया हो। इन सब के कारण जब आपको मूवमेंट में दिक्कत आती है तो वो लोकोमोटर डिसेबिलिटी कहलाती है। सिंपल है, इतनी सी बात। ठीक, इसके कारण कई हो सकते हैं, या तो ये हेरिडिटरी भी हो सकती है, या फिर आपकी जो बाद में कोई एक्वायर्ड हो गया हो, जैसे कोई डिजीज हो गई हो, कोई इंजरी हो गई हो, है ना। जैसे एक भैया है हमारे जानकार में, उनको वो क्या हुआ था, जेई का एग्जाम देने जा रहे थे आईआईटी का, और बैठे हुए थे, उनके फादर कुछ लेने के लिए उतरे, वो कार में बैठे हुए थे, पीछे से किसी ने ठोक दिया आकर के, और मतलब ही 6 फीट टॉल, आज तक स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी है, अब व्हील चेयर पे है इतने सालों से, और मुश्किल से जान बची। पहले क्या होता था, बॉडी में सेंसेशंस भी पूरी नहीं थी, है ना, तो ये सब लोकोमोटर में चला जाएगा फिर ऐसी सिचुएशन में। ये बचपन से तो नहीं था, इंजरी हो गई लेकिन बन गई डिसेबिलिटी, क्या करेंगे जी। दीपिका, ऐप में पुरानी क्लासेस नहीं चल रही तो कॉल करो इनको, बताओ सुकन्या क्या कह रही हो। चलो देखो, एज पर दी पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995, क्योंकि ये पीडब्ल्यूडी एक्ट में भी सेम है और 2016 वाले में भी सेम है, तो हम पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 में इसको एक्सप्लेन किया गया है, उसी को समझ रहे हैं कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी का मतलब क्या है एज पर पीडब्ल्यूडी एक्ट। ये 2016 वाले के अकॉर्डिंग भी सेम ही रहेगा। पूछिए यादव जी, लोकोमोटर डिसेबिलिटी क्या कहती है? बिल्कुल भैया, लोकोमोटर डिसेबिलिटी मींस डिसेबिलिटी ऑफ द बोन्स, जॉइंट्स और मसल्स लीडिंग टू सब्सटेंशियल रेस्ट्रिक्शन। किस चीज की डिसेबिलिटी? बोन्स की, हड्डियों में प्रॉब्लम, ठीक है, जॉइंट्स में प्रॉब्लम, आपके मसल्स में प्रॉब्लम। इन बोन्स, जॉइंट्स और मसल्स की वजह से जब आप मूव ना कर पाए, खुद सोचो ना, अगर मसल पेन है बहुत ज्यादा, किसी जॉइंट में दिक्कत हो गई है ना, कोई बोन खराब है, ठीक से डेवलप नहीं हुई है, चोट लग गई है, तो क्या होगा, मूवमेंट नहीं हो पाएगा। तो बोन्स, जॉइंट्स और मसल्स लीडिंग टू सब्सटेंशियल रेस्ट्रिक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द लिम्स और एनी फॉर्म ऑफ सेरेब्रल पाल्सी। सेरेब्रल पाल्सी की कोई भी फॉर्म, सेरेब्रल पाल्सी क्या है? सेरेब्रल पाल्सी आपको पता है कि ब्रेन का ठीक से डेवलप ना हो पाना, या तो, और बॉडी में बहुत सारी ऑर्गन्स का ठीक से काम ना कर पाना, मतलब ये व्यक्ति व्हीलचेयर पे ही रहते हैं। आपको मूवी याद होगी जीरो, अनुष्का शर्मा जिसपे व्हीलचेयर में, शाहरुख खान भी है साथ में, ये वो, तो वो सेरेब्रल पाल्सी उनको है। ब्रेन एक बार को आपका ठीक काम कर सकता है, बट बाकी ऑर्गन्स में दिक्कत आ सकती है, चलने फिरने बोलने तक में दिक्कत आ सकती है। ठीक, तो सेरेब्रल पाल्सी की कोई भी फॉर्म, और बोन्स, जॉइंट्स और मसल्स के कारण चलना फिरना कम हो जाना, या मूवमेंट ऑफ द लिम्स। लिम्स क्या है? बेसिकली 4 लिम्स बोले जाते हैं भाई, आपके ये दोनों हाथ और आपके पैर, ठीक, लिम्स में आएंगे। चलने की अक्षमता का अर्थ है हड्डियों, जोड़ों या मांसपेशियों की अक्षमता, जिसके कारण अंगों की गति या किसी भी प्रकार के मस्तिष्क पक्षाघात पर पर्याप्त प्रतिबंध होता है। आप बोन्स, मसल्स और इन सब के कारण नहीं चल पाते हैं। ठीक, या फिर आपको किसी भी तरह की सेरेब्रल पाल्सी या कोई और डिजीज हो गई हो जिसकी वजह से आप ना चल पा रहे हो, या फिर मूवमेंट में प्रॉब्लम हो आपकी। ठीक है, दोनों तरह से हो सकती है भाई, यही तो अभी हमने सोनम डिस्कस किया। लोकोमोटर डिसेबिलिटी जेनेटिक भी हो सकती है, कॉन्जेनिटल भी हो सकती है, और एक्वायर्ड भी हो सकती है। अब एक्वायर्ड में एक्सीडेंट में आ जाए, चाहे कुछ भी हो, ठीक, दोनों तरह से हो सकती है। इसमें कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि ये सिर्फ जेनेटिक ही होगी या फिर एक्वायर्ड ही होगी। इसीलिए तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इसके अंदर है ना। कई बार एक्सीडेंट की वजह से लोग इसमें आ जाते हैं, कई बार कोई डिजीज हो गई, कोई बीमारी हो गई, उसकी वजह से आ जाते हैं। द मेजर टाइप्स ऑफ लोकोमोटर डिसेबिलिटीज आर, लोकोमोटर डिसेबिलिटी के मेजर टाइप्स कौन से हैं? देखिए एक बार, एक तो है मस्कुलो स्केलेटन, मसल्स और स्केलेटन, ये जो आपका हड्डियों का ढांचा है, 206 बोन्स, बिल्कुल जनता, और जो आपकी मसल्स साथ में काम करती हैं उनमें प्रॉब्लम होगा, तो एक टाइप ये बन गया मस्कुलो स्केलेटन वाला। दूसरा क्या है? कॉन्जेनिटल माल फॉर्मेशन, भाई जेनेटिक्स के कारण या जन्म से ही या जन्म से पहले ही आपको क्या हुआ, ठीक से फॉर्म नहीं हो पाए। माल फॉर्मेशन का मतलब है ठीक से डेवलप ना हो पाना अंगों का या किसी भी एक शरीर के हिस्से का। ठीक है यादव जी, एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो 3 कारण या 3 टाइप की ये डिसेबिलिटीज हो सकती हैं, जिसमें से एक है मस्कुलो स्केलेटन, मसल्स या आपकी हड्डियों स्केलेटन में ढांचे में दिक्कत हो। दूसरा, किसी भी दौरान, चाहे वो उसके गर्भाधान के दौरान या डेवलपमेंट के समय, ठीक से फॉर्म ना हो पाना आपकी किसी भी हड्डी का, मसल का या किसी भी एक अंग का। और तीसरा है एक्सीडेंट। ठीक, कॉन्जेनिटल का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हेरिडिटी, डेवलपमेंट के समय भी ये दिक्कत आ सकती है। तो 3 प्रकार हैं इसके, 3 वजह से ये हो सकती है, 3 कैटेगरी में ही आएगी कोई भी लोकोमोटर डिसेबिलिटी यदि होती है। पीडब्ल्यूडी तो सिंपल है ना, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट। पीडब्ल्यूडी इज पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। ये एक्ट है एक, दिव्यांग अधिकार अधिनियम बोलते हैं इसको, पहले 1995 में आया था, जिसमें सिर्फ 7 डिसेबिलिटीज थी। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट हो गया था 2016 में नाम बदल करके। कॉन्जेनिटल में हेरिडिटी भी कारण है, और डेवलपमेंट के समय ठीक से फॉर्म ना हो पाना, जिसमें बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, माता को ठीक से खाना ना मिला हो, कुछ और हो गया हो, वही सारी चीजें। हाँ निकिता, 3 चीजें बताइए मैंने यहाँ पे, 3 मेजर टाइप है लोकोमोटर डिसेबिलिटी के। एक है मस्कुलो स्केलेटन, आपके मसल या स्केलेटन में, ढांचे में, आपकी मसल्स में कोई दिक्कत हो गई हो। दूसरा है कॉन्जेनिटल माल फॉर्मेशन, यानी हेरिडिटी की वजह से या फिर डेवलपमेंट के समय आपको दिक्कत हो गई हो। फिर तीसरा है, अच्छा सुधांशु, तीसरा है एक्सीडेंट्स, कोई एक्सीडेंट आपके साथ हो गया हो। ये 3 टाइप हो सकते हैं। माल फॉर्मेशन का मतलब कुपोषण नहीं होता, माल फॉर्मेशन का मतलब होता है ठीक से फॉर्म ना हो पाना। कुपोषण उसका एक कारण हो सकता है, कुपोषण है माल न्यूट्रिशन। ठीक है जी, कुपोषण है माल न्यूट्रिशन। कुपोषण माल फॉर्मेशन का कारण हो सकता है कि ठीक से फॉर्म नहीं हो पाया, अब उसके पीछे माल न्यूट्रिशन हो, चाहे कुछ और रीजन हो। ठीक है, चाहे वो हेरिडिटी के कारण ना हुआ हो। आगे बढ़ते हैं। अदर क्रोनिक डिसेबिलिटीज सच एज, गोपाल क्या पूछ रहे हो भाई? देखो, जो ऐप से रिलेटेड डाउट होते हैं ना, वो तो करियर की टीम को कॉल कर करके या जैसे भी उनसे कोऑर्डिनेट करके सुलझाने की कोशिश किया करो। अगर जो पढ़ाते समय अगर ये वाली चीजें सॉल्व करने में तो फिर दिक्कत हो जाती है। मैं कोशिश करती हूँ हालांकि आप लोगों की क्वेरी सुनने की, बट फिर भी क्लास डिस्टर्ब होती है ना उस वजह से। फिर समझ पा रहे हो ना बात को? सेल्फ नोट्स बनाओ साबिया, सेल्फ नोट्स हर किसी को बनाने, चाहे आपको कोई कितने भी नोट्स दे दे, कितनी भी पीडीएफ दे दे, कुछ भी दे दे, अपने नोट्स खुद से बनाओ।
या फिर अगर पीडीएफ निकलवा करके हाईलाइट करके एक्स्ट्रा चीजें लिखनी है तो वो कर सकते हो। बिल्कुल जिससे बिल्कुल ना बनाए जाए वो ये कर सकता है कि पीडीएफ का प्रिंट आउट निकलवाओ, जो भी एक्स्ट्रा मैंने क्लास में बताया हो उसको लिखो, जो एक्स्ट्रा आपने कहीं दुनिया के किसी कोने से पढ़ा हो उसको लिखो और फिर हाईलाइट करके पढ़ो उससे, अगर खुद से नहीं बना सकते हो तो। ये 2 चीजें हो सकती हैं। ठीक है चंद्रा जी। अदर क्रोनिक डिसेबिलिटीज सच एज, अब कुछ और भी क्रोनिक डिसेबिलिटीज हो सकती है इसी में, वो तो 3 टाइप हो गए। इसके अलावा जो डिसेबिलिटीज हैं इसी के अंदर लोकोमोटर में ही आती हैं, वो क्या है? पोलियो। भाई पोलियो आपने सुना ही होगा, वायरस होता था, अब तो हम पोलियो फ्री हो गए हैं। पहले अमिताभ बच्चन जी भी बहुत ऐड करते थे, आपने पोलियो की 2 बूंद पी भी होंगी बचपन में, मैंने तो पी है ना, वो छोटी सी एक ड्रॉप आती थी। ठीक, तो ये वायरस के कारण होता है जिसकी वजह से लोकोमोटर डिसेबिलिटी होगी, इंसान को चलने फिरने उसके अंगों के डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है। रिकेट्स होती है विटामिन डी की कमी से, हमें पता है, उससे भी हड्डियों में फिर दिक्कत आएगी। तो हड्डियों में दिक्कत जैसे ही आई, चलने फिरने में दिक्कत आई, सीधा लोकोमोटर डिसेबिलिटी में चले गए आप। ठीक है, 40% से ज्यादा होनी चाहिए। स्पाइनल बिफिडा बोलते हैं, स्पाइन में एक अजीब सा क्या कहें माल फॉर्मेशन होता है, ठीक से डेवलप ना हो पाना, बाहर ही एक ये विजिबल होता है, इसका फोटो मैं भी आपको दिखा दूंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें, हाँ 2 बूंद जिंदगी की एग्जैक्टली। इसके अलावा अगर हम बात करें कॉन्जेनिटल डिफॉर्मिटीज ऑफ हिप्स एंड लिम्स। कॉन्जेनिटल डिफॉर्मिटीज मतलब हेरिडिटी से ही या फिर डेवलपमेंट के समय ठीक से डेवलप ना हो पाए हो आपके लिम्स, जो मैंने बताया, ये हाथ, दोनों पैर, ये वाला हिस्सा पूरा लिम्स का, और हिप्स वाला जो पार्ट है वहां पे भी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल बनाओ बाइलिंगुअल, आपसे तो नोट्स लेंगे। डिफॉर्मिटीज ऑफ स्पाइन, स्पाइन ठीक से डेवलप ना हो पाई हो या कोई दिक्कत आ गई हो, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था एक्सीडेंट वाला, तो स्पाइन में जो रीढ़ की हड्डी है उसमें अगर दिक्कत आ जाएगी, पूरी बॉडी ही आपकी एक तरह से ठीक से काम नहीं करती। ठीक है जयंत, बात आपकी। मस्कुलर डिस्ट्रोफी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी होता है मसल्स का, जो मसल मास होता है, हमारे अंदर मसल्स हैं, मसल मास हल्का होता जाएगा एक तरह से, मसल्स में दम नहीं बचेगा, दम नहीं बचेगा तो प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम मसल्स में आएगी तो फिर तो हड्डियां ठीक भी हो तब भी नहीं चल पाएंगे आप। स्पाइनल कॉर्ड ठीक से डेवलप नहीं हो पाती स्पाइनल बिफिडा में, एग्जैक्टली। सुमिता क्या कह रहे हो? प्रियल पढ़ाई के लिए कैसे करें, क्या करें? प्रियल एक प्लान बनाओ और उसको एग्जीक्यूट करो। फिर एम्प्यूटेशन, एम्प्यूटेशन होता है कोई अंग कट जाना शरीर का, कोई एक्सीडेंट में कुछ दिक्कत हो जाना, फिर उस अंग को ही हटाना पड़े, तो उसको हम एम्प्यूटेशन कह देते हैं। ठीक है, तो ये सारे अदर क्रोनिक डिसेबिलिटीज इसके अंदर हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो अंडरस्टूड है ना यादव जी, ये तो हम भी डिस्कस कर चुके हैं कि यदि माँ का ख्याल ठीक से नहीं रखा जाएगा, न्यूट्रिशन अच्छा नहीं होगा, मेंटल हेल्थ ठीक नहीं होगी, तो बच्चे में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है जी। सोनी कह रही है 2 नोटबुक भर गए हैं। सोनी चलो पीडीएफ बना के हमें ईमेल करो फिर इसी बात पे, जिसके नोट सबसे सुंदर सबसे अच्छे होंगे उनको हम इनाम देंगे। देखो एक बार, ये है मस्कुलर डिस्ट्रोफी, नॉर्मल मसल होती है ऐसी मजबूत, मस्कुलर डिस्ट्रोफी वाले की देख रहे हो आप बीच में से डिफॉर्म होती गई, पतली बिल्कुल बनती गई, तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी एक प्रॉब्लम है। दूसरा स्पाइनल बिफिडा जो है ये ओपन डिफेक्ट है, दिख जाता है, बाहर ही विजिबल होता है, ये डिफॉर्म होती है, ठीक से डेवलप नहीं हो पाती, स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम होती है, स्पाइनल बिफिडा कह देते हैं, है ना। किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो प्रियल? आगे बढ़ेंगे। इंटरवेंशन, अब इसको रुकाव या बचाव कैसे करेंगे आप, कैसे ध्यान रखेंगे, क्या कर सकते हैं, ये पूछा गया है ना। बचाव क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, कैसे इसको रोका जा सकता है, इस पे चर्चा करना तो बनता ही है। ठीक है जी। हाँ वाह दीपिका, कोई बात नहीं, आप समझ लो अपने नोट्स, काफी हो जाएगा। हाँ 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 हाँ, बहुत बढ़िया यादव जी, बहुत बढ़िया। देखिए देखिए, अगर हम बात करें, अगर हम बात करें फिजिकल थेरेपी दिला सकते हो आप बच्चे को, जैसे फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं ये लोग होते हैं, तो ये डेली बेसिस पे एक थेरेपी दी जाएगी, कुछ हद तक आराम हो जाएगा बच्चे को। ठीक, इसके अलावा अगर मैं बात करूं ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है, थोड़ा बहुत वो सेल्फ केयर सीख जाए, अपने आप को संभालना सीख जाए, थोड़ी बहुत एक्टिविटीज करना सीख जाए। तीसरी चीज होती है स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी, यानी बोलने की उनको प्रैक्टिस कराएं धीरे धीरे, लैंग्वेज से रिलेटेड बेसिक लैंग्वेज का वो यूज कर पाएं, क्योंकि जब आपका कोई भी एक अंग डिफॉर्म है ना, मान लो मैंने बताया स्पाइनल इंजरी थी उन भैया को, तो क्या हुआ पूरी बॉडी में मूवमेंट में भी दिक्कत हो गई, सेंसेशन नहीं फील होती थी हाथों में भी, तो ये सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक, फिजिकल थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी, ये बचाव के तरीके हो सकते हैं, या तो आप प्रॉपर उनको फिजियोथेरेपिस्ट या एक प्रॉपर थेरेपी दी जाए। ऑक्यूपेशनल थेरेपी होती है इनको अपना रखरखाव कैसे रखना है, अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे ध्यान रखेंगे। ठीक है शिवानी, फिर है स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी, इनको बोलने से रिलेटेड अपनी बात को ठीक से कह पाएं, भाषा का इस्तेमाल कर पाएं, इन सब पे भी थेरेपी दी जाती है। अच्छा ठीक है दीक्षा, ये हुई इंटरवेंशन की बात। एक्सेस एंड बैरियर फ्री एनवायरमेंट, इनको एनवायरमेंट कैसा देना है जहां रुकावट ना हो, जो इनके लिए प्रॉब्लम ना बने, ओपन एनवायरमेंट हो। ओपन का मतलब ये है कि रुकावटें कम से कम हो, प्रॉब्लम्स कम से कम हो। हाँ लैंग्वेज बिल्कुल डिस्टर्ब होगी ना, अगर आपका ब्रेन या आपके किसी भी बॉडी पार्ट में, स्पाइनल कॉर्ड में दिक्कत है, तो नर्वस सिस्टम में दिक्कत है मान लो, तो लैंग्वेज भी डिस्टर्ब होगी। आपने कभी देखा होगा जब आप दिमाग से परेशान रहते हैं ना कुछ टाइम, जो इंसान नहीं भी हकलाता उसकी भी लैंग्वेज थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाती है, क्योंकि दिमाग आपका परेशान है या किसी और स्थिति में है। सारा खेल तो दिमाग का है ना, जो नर्वस सिस्टम है पूरी बॉडी एक साथ मिलकर काम कर रही है, कोई एक चीज थोड़ी है। ऐसा नहीं है हर केस में ऐसा होगा, बट हो सकता है ना लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो तो लैंग्वेज की भी दिलाओगे। फिर अलग अलग केसेस में अलग अलग चीजें होती हैं। एक्सेस एंड बैरियर फ्री एनवायरमेंट, बैरियर नहीं होना चाहिए, रुकावट नहीं बनना चाहिए एनवायरमेंट, है ना। एनवायरमेंट ऐसा हो जो रुकावट ना बने। प्रिय एक बार सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाओ फिर तो स्ट्रेटजी भाई। एज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ बैरियर फ्री स्कूल एनवायरमेंट आफ्टर इंप्लीमेंटेशन ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, ये हमें पता है आरटीई एक्ट 2009 के लागू होने के बाद एक बात कही गई, एक बात कही एज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ बैरियर फ्री स्कूल एनवायरमेंट, स्कूल एनवायरमेंट बैरियर फ्री होना चाहिए, रुकावट नहीं होना चाहिए। स्कूल में बच्चों को जाना है, सेकंड फ्लोर पे सीढ़ियों की जगह आप क्या बनाइए, रैंप बनाइए, उसके लिए बाकी सुविधाएं दिलवाइए। ठीक है प्रिया। फिर है एंड टू एंश्योर सच बैरियर फ्री एनवायरमेंट फॉर चिल्ड्रन विद लोकोमोटर डिसेबिलिटी, आपको क्या करना है, बैरियर फ्री एनवायरमेंट क्रिएट करना है लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए, स्पेशली फॉर चिल्ड्रन हु यूज अ व्हील चेयर, स्पेशली जो बच्चे व्हील चेयर यूज करते हैं। ठीक, जो बच्चे व्हील चेयर यूज करते हैं उनके लिए, जो रोलेटर सहायता लेकर चलते हैं, ट्राइसाइकिल है, वॉकर है, क्रचेस हैं और वॉकिंग स्टिक्स भी, इवन कई बार डंडा भी यूज करते हैं ना एक, इनमें से कुछ भी अगर है। खुशबू कौन से सर्टिफिकेट में दिक्कत है भाई?
और कहाँ आपको यूज करना है ये बताओ, उस संस्था से जाके बदलवा लीजिए उसको। ठीक है जी, बैच कंप्लीट हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि राइट टू एजुकेशन के तहत ये बात सुनिश्चित की गई कि कोई भी बच्चा, स्पेशली जिनको कोई भी इक्विपमेंट लेके आना पड़ता है, उनके लिए बैरियर फ्री एनवायरमेंट हो, ऐसा एनवायरमेंट बनाओ जो ठीक ठाक स्थिति में रहे, जहां पे बच्चे को रुकावट महसूस ना हो। ठीक है जी, कोई दुख दर्द परेशानी यहां तक है तो बताओ मुझे एक बार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलो आगे बढ़ते हैं। बैकवर्ड चिल्ड्रन, बैकवर्ड चिल्ड्रन क्या है देखिए एक बार। बैकवर्ड चिल्ड्रन कौन से होते हैं? पिछड़ा हुआ बच्चा कहते हैं इनको, पिछड़े हुए बच्चे कहते हैं। पिछड़े बच्चे कौन से हैं? बैकवर्ड, जो किसी भी कारण से पीछे रह गए। आता है यादव जी, बिल्कुल आता है जी। दीपिका, रूटीन तो बिगड़ता बनता रहता है सिमरन, इस बात को लेकर टेंशन मत लो कभी भी कि हम पहले 6 घंटे पढ़ रहे थे अब 4 हो गए, पहले सुबह जल्दी उठ जाते थे अभी ये हो गए। ठीक करने की कोशिश करो, बट इस चीज को लेकर ये मत सोचो कि अब मान लो लेट उठ गए तो अब लेट उठ गए तो इस बात पे थोड़ी रहोगे। आगे के लिए उसको ठीक करो, या दिन में नहीं पढ़ पाए रात को पढ़ो, वो तो मैनेज करने वाली बात है। आजकल टाइम तो इशू है ही नहीं। नहीं फेल नहीं होगे प्रियांशु, समझते हैं हुमा, जीवन में तो प्रॉब्लम्स हमेशा रहेंगी। चलो देखो एक बार, अगर हम बात करें बैकवर्ड चिल्ड्रन की, पिछड़े बच्चों की, तो बैकवर्ड चिल्ड्रन आर दी चिल्ड्रन हु शो इनेबिलिटी टू प्रोग्रेस नॉर्मली इन स्कूल वर्क। बैकवर्ड चिल्ड्रन वो बच्चे हैं जो इनेबिलिटी टू प्रोग्रेस नॉर्मली इन स्कूल वर्क, जो स्कूल वर्क नॉर्मल स्कूल वर्क है ना, नॉर्मल स्कूल वर्क जो है उसमें भी वो इनेबल हैं, वो कर नहीं पाते। जो छोटी मोटी एक्टिविटीज या कुछ काम दिया गया है वो उतना भी नहीं कर पाते, उनसे होमवर्क भी नहीं होता। उनको बाकी बच्चों को दिया एक पेज लिखने को, वो सब लिख के खत्म हो चुके हैं, ये नहीं लिख पा रहे। मतलब ये हर काम में पिछड़े रहते हैं एक तरीके से। अच्छा दीक्षा, बाकी चीजें भी आएंगी भाई, प्रैक्टिस करो और क्लासेस देखो। ठीक, अकॉर्डिंग टू साइरल बर्ट, साइरल बर्ट बहुत फेमस है बैकवर्ड चिल्ड्रन पे काम करने के लिए। तो साइरल बर्ट क्या कहते हैं? द बैकवर्ड चाइल्ड इज वन हु इज अनेबल टू डू द वर्क ऑफ द क्लास नेक्स्ट बिलो दैट व्हिच इज नॉर्मल फॉर हिज एज। मतलब क्या हुआ भाई, बैकवर्ड बच्चा वो है जो अपनी एज के लिए नॉर्मल काम जो निर्धारित है, मान लो 5 साल के बच्चे से आप एक्सपेक्ट करोगे कि वो बेसिक एबीसीडी तो लिखना सीख जाए, ये उसमें भी पीछे है, ये पढ़ भी नहीं पा रहे। मतलब अपनी एज के अकॉर्डिंग जो काम नॉर्मल है, जिसको आप ये मानोगे यार इतना बड़ा हो गया ये तो कर ही लेगा, वो उतना भी नहीं कर पा रहे। अपनी एज के अकॉर्डिंग जो काम करना चाहिए, जो नॉर्मल है उनकी एज के लिए, वो भी नहीं कर पाते। उन्हीं को हम बैकवर्ड चिल्ड्रन कह रहे हैं। समझ पा रहे हो ना? वो बच्चे जो अपनी एज के लिए नॉर्मल काम को भी ना कर पाए, अपनी एज के लिए निर्धारित नॉर्मल सामान्य काम को भी ना कर पाए, पिछले बच्चे कहलाते हैं। किसके अकॉर्डिंग? साइरल बर्ट के अकॉर्डिंग जी। तो साइरल बर्ट कहते हैं बैकवर्ड बच्चा वो बच्चा है जो अनेबल है, जो नहीं कर पाता काम अपनी क्लास के बाकी बच्चों के लिए, जो उसकी एज के लिए नॉर्मल है। भाई 5 साल के बच्चे से इतना तो एक्सपेक्ट करोगे ना, एबीसीडी सुना देगा, उसको पढ़ना बेसिक पढ़ना आ गया होगा, थोड़ा बहुत कुछ एक आध प्लस माइनस कुछ कराओगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन वो कर लेगा, लेकिन ये उतना भी नहीं कर पाएगा। बहुत बढ़िया सुनीता जी कह रही है, मेरे 2 बच्चे, मैं रेगुलर आपकी क्लास लेती हूँ, बहुत ही बढ़िया। हाँ सोनम, बुक ले लिया आपने, बिल्कुल आप रिवीजन करो, आपकी बुक ले ली है, ठीक है जी। तो वो बोर्ड से चेंज कराओ वहां से जाके, खुशबू प्रॉब्लम दे जाएगी वो चीज तो फिर बाद में। अब बैकवर्ड चाइल्ड इज अ स्लो लर्नर। बैकवर्ड बच्चा क्या है? एक स्लो लर्नर है, धीमे सीखने वाला, धीमी गति से सीखेगा ये बच्चा, धीमी गति से सीखेगा। ठीक है जी। अब बैकवर्ड चाइल्ड इज अ स्लो लर्नर। ऑब्वियसली जब बैकवर्ड का मतलब किसी भी कारण से पीछे रह गया, जरूरी नहीं है उसके दिमाग में दिक्कत है, हो सकता है नॉर्मल भी हो फिर भी पीछे रह गया हो, टीचर ने ठीक ना पढ़ाया हो, कोई और रीजन हो गया हो सकता है कोई बीमारी भी हो, कुछ भी हो सकता है, किसी भी कारणवश यदि बच्चा अपनी एज के बच्चों से पीछे है तो उसको हम बैकवर्ड कहेंगे, और ये एक स्लो लर्नर होता है क्योंकि ये धीमे सीखता है। ठीक, ही इज अनेबल टू डू द वर्क ऑफ द क्लास इन विच ही इज प्लेस्ड और इवन ऑफ द क्लास बिलो दैट। यानी जिस क्लास में वो है उस क्लास का भी काम नहीं, दीपिका पूरा सील रहता है तो कुछ नहीं आता अंदर। तो जिस क्लास वाला, बेसिकली जिस क्लास में इन बच्चों को प्लेस किया गया है, मान लो 5th स्टैंडर्ड में है, तो ये वाली क्लास का काम तो कर ही नहीं पाएंगे। इवन इससे नीचे भी 3rd 4th का भी इनको काम दे दोगे तब भी ये नहीं कर पाएंगे, इनको उतना भी नहीं आता इनसे पीछे वाली क्लास का भी। इसीलिए तो इनको बैकवर्ड कह रहे हैं कि अपनी एज का तो छोड़ो, अपनी एज से पीछे का भी ये नहीं कर पाते काम, स्लो है। He is not up to the attainment levels in various subjects which are normal for his age or grade। मतलब वो अटेनमेंट लेवल जो प्राप्त करने की क्षमता है इस एज के बच्चे को करना चाहिए वेरियस सब्जेक्ट्स में, अलग अलग सब्जेक्ट में, वो क्या है? अपनी नॉर्मल एज और ग्रेड से भी कम है, अपनी नॉर्मल एज और ग्रेड से भी कम काम कर पाते हैं, जो उनको करना चाहिए अपनी क्लास और अपनी एज के अकॉर्डिंग। नीतीश कह रहे हैं आपको सिर्फ दीपिका के कमेंट्स दिखते हैं। यार मैं तो कितने सारे लोगों का नाम लेती हूँ, आपको बेकार में कंफ्यूजन हो जाती है कई बार। अब जब जिस पे नजर पड़ जाए, देखो हिज एजुकेशन रेशियो, यानी जो एजुकेशनल रेशियो होगा, शैक्षिक अनुपात बनेगा जिस बच्चे का, ऐसे बच्चे का जो शैक्षिक अनुपात है, which can be obtained by first ascertaining the average attainment level or age in all the subjects and then dividing it by his chronological age। इसको बेसिकली निकालने का एक तरीका होता है कि जो शैक्षिक अनुपात है इनका, कि कितना अटेन कर पा रहे हैं, कितना सीख पा रहे हैं, वो कैसे निकाला जा सकता है? पहले आप क्या करते हैं, एवरेज अटेनमेंट लेवल और एज इन ऑल द सब्जेक्ट्स एंड देन डिवाइडिंग इट बाय हिज क्रोनोलॉजिकल एज। एवरेज अटेनमेंट लेवल क्या है? एक औसत लेवल निर्धारित कर लेंगे, एटलीस्ट
एडिशन सब्ट्रैक्शन भाई ये लेवल है ना, ये चीजें आती होंगी। एक लेवल बना दिया आपने कि इस एज के अकॉर्डिंग इतना एजुकेशनल रेशो, इतना एजुकेशनल लेवल होना चाहिए, उसको फिर डिवाइड कर दोगे उसकी रियल एज से, और ऑब्वियसली एजुकेशनल जो अटेनमेंट है इनका कम निकलेगा। इनका एजुकेशनल अटेनमेंट या एजुकेशनल रेशो क्या निकलेगा, 85% से कम, 85 से कम, 85% नहीं 85 से कम। वेयर एज अ मीडियम चाइल्ड हैज एजुकेशनल रेशो और कोशेंट 85 एंड 155। यानी नॉर्मल जो बच्चा है उसका जो एजुकेशनल रेशो है, एजुकेशनल रेशो मतलब पढ़ाई लिखाई में कैसा है वो 85 से 155 होगा। आईक्यू लेवल की बात नहीं हो रही है, एजुकेशनल लेवल की बात हो रही है, एजुकेशनल रेशो की बात हो रही है। हाँ, आईक्यू के जैसे आप मान सकते हो, ठीक। तो इनका जो एजुकेशनल रेशो है वो 85 से कम होगा, 85 से भी कम होगा। द मेन फीचर ऑफ बैकवर्डनेस इज एजुकेशनल इम्पॉवरिशमेंट, यानी एजुकेशन में पीछे रह गए हैं बैकवर्ड बच्चे, इसलिए एजुकेशनल इम्पॉवरिशमेंट है। बाकी हो सकता है इनका शरीर ठीक हो, सब ठीक हो, बट ये किसी भी कारणवश पीछे रह जाते हैं। और आपने देखा होगा जब आपका 6th क्लास में मैथ्स खराब होगा, आपकी पूरी जिंदगी निकल गई मैथ्स खराब ही है तब से, ठीक। तो आप एक तरह से बैकवर्ड बन गए उस एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। इतनी बात क्लियर है? समझनी है ये चीजें, ये समझनी है, रटना कुछ नहीं है, बट आपको पता हो, लिख लेना छोटे छोटे नोट्स बना के। एजुकेशनल रेशो जो होगा ऐसे बच्चों का जो बैकवर्ड चिल्ड्रन है वो लेस देन 85 होगा, 85 से 155 तो नॉर्मल है। इसके अलावा एजुकेशनल रेशो निकलता कैसे है, तो जो एक अटेनमेंट लेवल है, एक एवरेज अटेनमेंट लेवल है क्लास के लिए या एक एज के लिए, उसको डिवाइड किया जाता है क्रोनोलॉजिकल एज से, जितने साल का वो है। वास्तविक आयु कहते हैं क्रोनोलॉजिकल को, या क्रमिक आयु भी कहते हैं, अनुक्रमिक या समथिंग समथिंग, कालानुक्रमिक कहते हैं। हाँ, जब से वो पैदा हुआ है और जितना बड़ा वो है उसके अकॉर्डिंग लिखना है। इसमें से कुछ रुकना है क्या? हाँ, नहीं मेरा मैथ ठीक था। नहीं सरोज, ये वाली क्लास तो 9 बजे नहीं जा पाएगी, फिर यूट्यूब की क्लास होती है। देखिए अब इनके भी टाइप्स होते हैं, नहीं लिखना ना? हाँ चलो, इनके भी टाइप्स होते हैं, मैं देख लूंगी यादव जी एक बार। टाइप्स ऑफ बैकवर्डनेस, बैकवर्डनेस के क्या है, टाइप्स हैं। देखिए पिछड़ेपन के दो प्रकार हैं, एक होती है जनरल बैकवर्डनेस, जनरल पिछड़ापन, दूसरा होता है स्पेसिफिक बैकवर्डनेस यानी विशिष्ट पिछड़ापन। तो दो प्रकार हैं किसके, बैकवर्डनेस के। हाँ हाँ हाँ, मैंने कहा था बिल्कुल, और मैंने ये पीपीटी भी तैयार कर ली थी, बट किसी कारणवश नहीं लग पाई आपकी सैटरडे को क्लास, तो कोई बात नहीं, रक्षाबंधन मना लीजिए, उसके बाद लगवा देंगे, या नेक्स्ट सैटरडे अगर फुर्सत रही तो एक क्लास आपकी लगवा देंगे। ज्यादा टॉपिक्स बच नहीं रहे, टेंशन वेंशन लो मत बिल्कुल भी, अगस्त में सिलेबस खत्म है, बस D+B का बच जाएगा, और हद से हद बचा तो पेडागोजी स्पेशल बैच 2 का, बाकी सबका तो एक्स्ट्रा में ही है। इतनी बात क्लियर है? देखिए एक बार, देखिए आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सीटा आल्सो, ठीक है हाँ बिल्कुल ठीक है मोहिता, यूट्यूब क्लास भी कर देंगे जल्दी। देखिए मुक्ता कितनी दुखी हो जाती है 1 मिनट में, समझो एक बार, ब्रेक लेने का मन किया भाई, 2 मिनट तो शांति दोगे? नहीं 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 नहीं, ये स्लैप्स नहीं करना, सुनो, मारा पीटी नहीं करनी बच्चों के साथ, मारने पीटने से कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, और आज की डेट में तो लीगल भी नहीं है। पहले तो फिर भी बच्चे भी नहीं उतना मानते थे, हम एटलीस्ट हद से हद हमारी जनरेशन तक, और हमारे से पहली जनरेशन तक पिटाई विटाई चल जाती थी, लोग नहीं कहता था कोई कुछ। आजकल माँ बाप भी कल को केस कर देंगे, और वैसे भी अलाउड नहीं है और करना भी नहीं चाहिए। मतलब आपको बाकी तरीके आने चाहिए, हाथ उठाना तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, ये तो हमारे अंदर प्रॉब्लम है कि हमें लगता है छोटी छोटी बातों पे हाथ उठा लेना, है ना। इवन हमने भी ऐसे देखा है, तो बचपन में मैं भी कभी कभार बाहर तो कभी नहीं, मैंने टीचिंग ट्रेनिंग में कभी हाथ नहीं उठाया किसी पे भी, कोई मतलब नहीं, ट्यूशन पढ़ाते हुए भी या कभी भी नहीं, बट जैसे घर में भाई छोटा था जिस टाइम पे, तो कभी कभार एक आध लग जाता है इधर उधर निकलते हुए, बट इतने सालों से मुझे याद भी नहीं है कि मतलब मैंने उसको टच किया हो, कोई पॉइंट नहीं है ये, मतलब आपकी कमजोरी दर्शाता है, मारना पीटना तो बिल्कुल भी नहीं है ना। एम्पावरमेंट का मतलब है ठीक से निरिशमेंट नहीं मिल पाया, किसी कारणवश पीछे रह गए, ठीक है। देखो एक बार, टाइप्स ऑफ बैकवर्डनेस, पिछड़ेपन के दो टाइप होते हैं, एक जनरल यानी सामान्य पिछड़ापन, दूसरा होता है विशिष्ट पिछड़ापन। सामान्य पिछड़ापन वो है व्हेन अ चाइल्ड रिमेन्स अनसक्सेसफुल इन एवरी सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट में पीछे है वो, उसकी हालत ही खराब है, ठीक है। हाँ बिल्कुल देख सकते हो मोहिता, इंक्लूडेड इन द करिकुलम ही सेड टू बी अ केस ऑफ जनरल बैकवर्डनेस। यदि बच्चा हर सब्जेक्ट में पीछे है तो क्या दिक्कत है, जनरल बैकवर्डनेस का कारण केस है, सामान्य पिछड़ेपन का केस है वो, ठीक। स्पेसिफिक बैकवर्डनेस होती है विशिष्ट पिछड़ापन, किसी एक स्पेसिफिक एरिया में पीछे रह जाए, ठीक है जी, किसी विशिष्ट एरिया में पीछे रह जाए तो हम क्या कहेंगे, विशिष्ट पिछड़ापन कहेंगे। व्हेन द चाइल्ड एग्जिबिट्स लैक ऑफ प्रोग्रेस और बैकवर्डनेस इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। 1 मिनट रुकना है, मम्मी का फोन आ रहा है। हाँ देखो एक बार,
देखिए, कर देंगे प्रियंका। हाँ, तो स्पेसिफिक बैकवर्डनेस की यदि हम बात करें, अगर स्पेसिफिक बैकवर्डनेस यानी विशिष्ट पिछड़ेपन की बात करें, तो व्हेन द चाइल्ड एग्जिबिट्स लैक ऑफ प्रोग्रेस और बैकवर्डनेस इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और स्पेसिफिक एरिया ऑफ नॉलेज, ही इज सेड टू बी सफरिंग फ्रॉम स्पेसिफिक बैकवर्डनेस। किसी पर्टिकुलर, किसी एक निश्चित सब्जेक्ट में, जैसे मैंने अभी मैथ्स की बात की थी, हो सकता है मैथ्स हो, कोई स्पेसिफिक एरिया हो सकता है कि हो सकता है उसको डांस में या किसी और चीज में मतलब वो पीछे रह गया हो, मतलब कोई भी चीज हो सकती है, कोई एक स्पेसिफिक होगी या कुछ स्पेसिफिक होंगे। ऐसा नहीं हो सकता हर एरिया में फेल है, कहीं स्पोर्ट्स में कहीं तो ठीक होगा। ठीक, तो जनरल बैकवर्डनेस वो है जब वो सारे सब्जेक्ट में करिकुलम में पीछे हो। स्पेसिफिक बैकवर्डनेस वो है जब एक आध सब्जेक्ट में पीछे रह जाए, एक दो सब्जेक्ट में पीछे रह जाए। हाँ, ये किसी को भी हो सकती है। बैकवर्डनेस का मतलब ये नहीं बच्चे में दिमाग कम है, वो किसी भी वजह से उसका इंटरेस्ट ना बन पाया हो, पहली क्लास का ही ना आता हो, इसलिए आगे भी पीछे रह गया, एक बार पीछे रह गया तो पीछे रहता चला जाता है। बैकवर्डनेस का मतलब ये नहीं दिमाग में कमी है, दिमाग में कमी भी हो सकती है, लेकिन कोई भी कारण हो सकता है। बैकवर्डनेस का जरूरी कारण ये नहीं है कि आईक्यू ही कम होगा। एजुकेशनल रेशो की बात कर रहे हैं इसीलिए हम, कि वो अपनी एज से पीछे रह गया है। नहीं कमलेश, वो अपनी एज से पीछे रह गया, चाहे वो टीचर्स के कारण रहा हो, चाहे एनवायरमेंट के कारण रहा हो, चाहे अपनी लापरवाही के कारण रहा हो, जो भी हुआ हो। कॉजेज अभी हम पढ़ रहे हैं कि इसके कारण हो क्या सकते हैं, जो पिछड़ेपन के कारण हैं वो हो क्या सकते हैं। देखिए, पुअर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी और लो इंटेलिजेंस, यानी बौद्धिक क्षमता कम हो, ये भी तो हो सकता है ना भाई, जिसका आईक्यू कम है, जिसकी जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है, बौद्धिक क्षमता है वो कम है, बुद्धि का स्तर कम है, उसके कारण भी बैकवर्डनेस का कारण ये बन जाएगा। बिल्कुल सही बात है। फिजिकल डिफेक्ट्स एंड डिजीजेस, यानी शारीरिक रूप से कोई अपंगता या कुछ भी एक दिक्कत हो गई हो, है ना, चोट लग गई हो, वो सब भी हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है कि डांसिंग और सिंगिंग नहीं आता तो वो भी बैकवर्डनेस है। ये जनरली सब्जेक्ट के टर्म में बात होती है, वो तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रही थी, मतलब किसी ना किसी एरिया में, ये करिकुलम के सब्जेक्ट्स के ऊपर होता है बैकवर्डनेस। फिजिकल डिफेक्ट्स एंड डिजीजेस, शारीरिक रूप से कोई दिक्कत या फिर बीमारी हो गई हो। पॉवर्टी, पुअर होम कंडीशन, भाई गरीबी है, बहुत ही ज्यादा गरीबी, अत्यंत गरीबी है, ना तो किताबें ठीक से मिल पाई हैं, ना माहौल ठीक से मिल पाई है। सुबह आप देखते हैं घर में लड़ाई हो रही है, शाम को आप देखते हैं घर में लड़ाई हो रही है, एक पिताजी हैं जो कुछ करते धरते नहीं है, बस ड्रिंक करके आ जाते हैं। ऐसा बहुत होता है पॉवर्टी में। इतने सारे केसेस हमने देखे थे अपना जब स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम में भी। इमोशनल डिस्टर्बेंस, सामूहिक रूप से कोई डिस्टर्बेंस हो, बच्चे का दिमाग कहीं और ही रहता है, उसको लगता है कि यार पता नहीं, मतलब वो इमोशनली ठीक नहीं है, उसको सिक्योर फील नहीं होता इमोशनली। ठीक, फिर है द इन्फ्लुएंस ऑफ नेबरहुड। हम क्यों कहते हैं कि जहां आप रहते हैं उसका प्रभाव पड़ता है, जो आस पड़ोस का इन्फ्लुएंस है। सब चोर होंगे तो आपकी भी ऐसा हो सकता है कि 5 लोग हैं जिनमें आप जो चोरी करते हैं, जो चोर हैं या कुछ और गलत काम करते हैं, हो सकता है छठे आप हों। सेम बात है कि इन्फ्लुएंस पड़ेगा आपके आसपास की चीजों का। तो अनिका, ये पांचों के पांचों कॉज हो सकते हैं, इसके अलावा भी कॉजेज हो सकते हैं, बट ये मेन कॉज हो सकते हैं किसके, बैकवर्डनेस या पिछड़ेपन के। अब आप करें क्या एज अ टीचर, आप क्या करें, एजुकेशनल गाइडेंस क्या दी जाएगी बैकवर्ड बच्चों को, इनको कैसे डील किया जाए, इनको कैसे एट पार लाया जाए, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है ना कि आप जिस बच्चे में जो पोटेंशियल है उसको आगे लेकर के आए। हाँ, हेरिडिटी और एनवायरमेंट दो रीजन होते हैं हर चीज के। आई अंडरस्टैंड हमें। एजुकेशनल गाइडेंस क्या देंगे आप पिछड़े बच्चों को। पहला पॉइंट, स्लो लर्नर्स रिक्वायर शॉर्ट एंड सिंपल मेथड्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। छोटे और साधारण, जितना हो सके आसान करके बताइए। नहीं, आईडीज में नहीं आता, आईडीज खत्म हो चुका है आपका। जितना हो सके आसान करके बताइए चीजों को, और शॉर्ट में बताइए, क्योंकि इनकी अटेंशन स्पैन कम हो जाती है। सिंपल से सिंपल मेथड का प्रयोग करें और छोटे रूप में बता दें, बेस्ड ऑन कॉन्क्रीट लिविंग एक्सपीरियंसेस। कॉन्क्रीट लिविंग मतलब मूर्त, जो जीते जागते उदाहरण है रियल लाइफ वाले, या रियल लाइफ एक्सपीरियंस उनको दे। ठीक है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस आप उनको दें। ठीक है बात। विद कॉन्क्रीट मटेरियल्स, मटेरियल क्या होना चाहिए, मूर्त, जिनको वो टच और फील कर सके। ऐसे मटेरियल जिनको टच फील कर सकें, ऐसी एक्टिविटीज उन्हें कराएं जिससे वो रियल लाइफ के जितना पास आएंगे उतना वो बेहतर सीख पाएंगे। ये तो हर बच्चे के लिए लागू होती है ये बात, बट स्पेशली ऐसे बच्चे के लिए जो वैसे ही पीछे है, तो उसको तो आप कोशिश करेंगे कि जितना हो सके मूर्त रूप में पढ़ाएं, जितना हो सके सिंपल तरीके से पढ़ाएं, आसान भाषा में पढ़ाएं और शॉर्ट एंड क्रिस्प रखें, बहुत ज्यादा कंफ्यूज ना हो बच्चा। ऐसे तरीके आप अपनाएं। ठीक है जी, बात क्लियर है बात। हिंदी में बोल तो रही हूँ सुनील में, अगर आप लिखना चाहेंगे तो आप हिंदी में कन्वर्ट करके लिख लेंगे। भाई जो स्लो लर्नर है, जो धीमी गति से सीखने वाला अधिगम करता है, उसको आप आसान भाषा में सामान्य तरीके से सिखाएंगे। ऐसे मेथड्स का, ऐसे विधियों का इस्तेमाल करेंगे जो कंपैरेटिवली सिंपल हो, सामान्य हो, आसान हो, और मूर्त अनुभव देंगे जीवन के। जो एक्सपीरियंस है वो रियल लाइफ देंगे, वास्तविक जीवन के अनुभव उसको प्रदान करेंगे। ये सिंपल तरीका है, लिख लो, क्या दिक्कत है, इतनी बड़ी चीज होगी ट्रांसलेट करना। सेकंड पॉइंट देखो, हैबिट्स ऑफ सक्सेस मस्ट बी डेवलप्ड इफ द चाइल्ड इज टू रिटेन दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस व्हिच इज सो वाइटल टू हिम। मतलब सक्सेस की हैबिट, सफल होने की जो आदतें हैं वो इनमें भी डेवलप की जा सकती हैं, यदि बच्चे के अंदर आप सेल्फ कॉन्फिडेंस को जगा पाएं, आत्मविश्वास को जगा पाएं, उसको ये कभी भी आपको ये नहीं कहता तुम तो पीछे ही रहोगे। भाई आप सेल्फ कॉन्फिडेंस जगाने की बात करेंगे, हर व्यक्ति अगर वो ईमान लेके कर सकता है तो बहुत हद तक चीजें आसान हो जाती हैं। तो आत्मविश्वास होना चाहिए। जहां पे ये चीज आती है ना, पता नहीं यार मैं कर सकती हूँ या नहीं कर सकती, जिस दिन आपका बस एक ही काम होना चाहिए कि आपको सच में अंदर से विश्वास आ जाए कि आप कर सकते हो, फिर आप सब कुछ कर लोगे, क्योंकि आपको मेहनत करना, वो आपके दिमाग में बैरियर नहीं रहता। एक जल्दी शुरू होगा अनुज। द टीचर शुड लीड हिम वेरी स्लोली, धीरे 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 सिखाना चाहिए, बहुत तेजी से स्पीड में नहीं चलना चाहिए। मेकिंग श्योर दैट ईच स्टेप इज थॉरोली मास्टर्ड, हर एक स्टेप उसने मास्टर कर लिया हो, हर एक बात, हर एक स्टेप समझ में आ गया हो। ठीक है, आप बता दो कि यहां तक की बात, दुख दर्द परेशानी यहां तक कोई हो तो बता दो, इसका मतलब क्या है, ये स्टेप क्लियर है कि नहीं है, अगर नहीं है क्लियर तो बताओ। बिफोर द नेक्स्ट इज इंट्रोड्यूस्ड, नेक्स्ट तब पढ़ाओ जब पहले यहां तक की बात क्लियर है। एक एक स्टेप को धीरे धीरे सिखाओ, आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा इस स्थिति में। यादव जी कह रहे हैं कोई दर्द नहीं है, चलिए बहुत बढ़िया। तो आप क्या करेंगे, एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंस जगाएंगे, दूसरा इतना स्लो सिखाएंगे कि पहले पुराना स्टेप मास्टर कर ले, तब आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएं। ठीक, इनको पर्सनल अटेंशन देनी पड़ेगी, इंडिविजुअल अटेंशन की बहुत जरूरत पड़ती है।
फिर है थर्ड टाइप, मतलब थर्ड तरीका कि आप कैसे डील करेंगे इन बच्चों को, एजुकेशनल इंप्लीकेशन कहते हैं इसको, कि एजुकेशन में आप कैसे अप्लाई करोगे इस मेथड को। ठीक है हुमा जी, निकिता समझिए। नगमा सिंपल बात थी कि धीरे सिखाओ, मूर्त अनुभव दो, रियल लाइफ एक्सपीरियंस से जोड़ो, इतना धीरे और इतने आसान तरीके से सिखाओ, पहले एक स्टेप मास्टर कर लें तब दूसरे पे जाओ। बढ़ाओ अंकुर, मोटिवेशन बढ़ाओ, थोड़ा सोचो कि अगर नहीं करोगे तो क्या होगा। जीवन तो जीना है ना, अभी तो आपकी 50 साल की जिंदगी पड़ी होगी, तो अच्छे से जियोगे, एक चीज नहीं तो दूसरी करोगे। देखो अपना बेस्ट दो, अपना बेस्ट दो। जैसे वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वो ठीक ठाक पढ़ाई करता है और यूपीएससी की तैयारी, मतलब मेरे कई दोस्त कर रहे हैं खैर, बट मैं जिसका एग्जाम्पल दे रही हूँ वो काफी सीरियस है और बहुत 13-14 घंटे 15 घंटे और सारा कुछ खुद ही करना होता है, उसको काम वाम भी, बट उसको पता है कि वो 100% दे रहा है और देगा। होना ना होना आगे अलग बात है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन 100% देने में स्मार्टनेस भी आनी चाहिए, मेहनत भी आनी चाहिए, हर चीज आनी चाहिए। उसके बाद ना हो तो इंसान ने जब इतनी मेहनत करना सीख लिया तो वो कुछ और कर लेगा। तो ये सब पे लागू होती है ये बात। पहले मेहनत करके तो देखो, एक बार मेहनत करना तो आ जाए। दुनिया में सब सरकारी नौकरी थोड़ी कर रहे हैं, तो उस चीज को लेकर नेगेटिव मत हो। देखो हाँ टाइम लगेगा इन बच्चों के साथ, दे शुड बी एनकरेज टू पार्टिसिपेट इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज होती हैं, जैसे स्पोर्ट्स हुआ, बाकी चीजें हुई, इनसे हमारी अटेंशन बेहतर होती है, इनसे हमारा फोकस बेहतर होता है, इसलिए इनको उन एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व होने का मौका मिलना चाहिए। ठीक है, ऑफ द स्कूल अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज, जो भी उनकी क्षमताएं, जितना भी वो कर सकते हैं, जबरदस्ती नहीं कि नहीं आप कहेंगे नहीं अब तो तुमको जेवलिन थ्रो नीरज वही बनना है चोपड़ा, ठीक, रीजन नहीं ना, बल्कि इंटरेस्ट यानी रुचि और क्षमताएं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में उनको इन्वॉल्व करा दो, किसी स्पोर्ट्स में, किसी और एक्टिविटी में अगर इंटरेस्ट है, रुचि है और उनकी क्षमता है तो उसके अकॉर्डिंग उनको कराओ। नीतीश कह रहे मैं तो भाला भी लगा, बहुत अच्छा किया। देखो फोर्थ है इंडिविजुअल अटेंशन शुड बी पेड टू सच मैटर्स एज हेल्थ। इंडिविजुअल अटेंशन मतलब व्यक्तिगत अटेंशन, आपको बच्चे पे, हर एक बच्चे पे ध्यान रखना पड़ेगा, जो भी बच्चे पीछे हैं इन बच्चों का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको अटेंशन देनी पड़ेगी, जिससे क्या होगा, सच पेड टू सच मैटर्स, उनकी हेल्थ ठीक है कि नहीं, सोशल कंडीशन थोड़ी बहुत बेहतर हो सकती है कि नहीं, स्कूल अटेंशन में क्या सीन है, कितना स्कूल आता है, बाबा ध्यान रखते हैं या नहीं रखते, पीटीएम में आते हैं कि नहीं आते, है ना। टीचिंग मेथड्स, अपने मेथड्स पे फोकस करना पड़ेगा, इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। तभी कहा जाता है टीचिंग इतना भी आसान काम नहीं है जितना लोग समझ लेते हैं उसको। ठीक, आपको बहुत जगह पे पेशेंस रखने की जरूरत पड़ेगी, आपको बहुत सारी चीजों को जानना पड़ेगा, बच्चा कैसा है, किस तरह से सीखता है और कैसे सिखाया जा सकता है। ठीक है जी जी। मीना टॉपिक है ये आपका बैकवर्ड चिल्ड्रन, पिछड़े बच्चे। उससे पहले हमने आज किया था लोकोमोटर डिसेबिलिटी, चलने फिरने से संबंधित अक्षमताएं। फिफ्थ तरीका क्या हो सकता है, द क्लास वर्क शुड स्टिमुलेट ऑल दी सेंसेस। जो भी क्लास वर्क, जो भी क्लासरूम में पढ़ाया जाए ना, वो बच्चे के सारे सेंसेस को जागृत करे। क्या करे, स्टिमुलेट करे, सारे सेंसेस को उत्तेजित करे। स्टिमुलेट करने का मतलब है उत्तेजित करे। क्लास वर्क जो भी कराया जाए, बच्चे का सुनने में भी ध्यान हो, उसका देखने को भी उसको कुछ आप दे रहे हैं, उसको करने को भी कुछ दे दिया, छोटी मोटी एक्टिविटी, है ना। मतलब जो 5 सेंसेस हैं उन सबको यूज कर पाए, सबको यूज कर पाए। नेक्स्ट पे चलेंगे, 1 मिनट रुको। देखिए अगर बात करें, द क्लास वर्क शुड स्टिमुलेट ऑल द सेंसेस, सारे सेंसेस को इन्वॉल्व कराओ बच्चे के। जितने ज्यादा सेंसेस इन्वॉल्व होंगे बच्चे के, उतना बेहतर वो सीखेंगे, उतना बेहतर सीखेंगे। हाँ चल, मुझे भी समझ नहीं आता। हाँ सही बोल रहे हो, बिल्कुल स्माइल कहीं मिस हो गई और ज्यादा ही सीरियस हो गई मैं आजकल, सही बोल रहे हो। ठीक, देखो अगर हम बात करें, द क्लास टीचर शुड सीक द हेल्प ऑफ स्पेशलिस्ट इफ पॉसिबल। अगर पॉसिबल हो तो जो क्लास टीचर हैं या जो भी टीचर्स हैं, उनको स्पेशलिस्ट, जो विशेषज्ञ हैं किसी एक टॉपिक को लेकर, उनकी मदद लेनी चाहिए। टू रेमेडी द डिफेक्ट्स ऑफ स्पीच, कई बार बोलने में दिक्कत है तो वो क्लियर हो पाएगा, सुनने में दिक्कत है तो वो क्लियर हो पाएगा, देखने में दिक्कत है तो वो क्लियर हो पाएगा, या कैसे सीख सकते हैं। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि वो ठीक कर देगा बिल्कुल, लेकिन एटलीस्ट मान लो अगर स्पीच में दिक्कत तो बाकी ऑल्टरनेट वे क्या हो सकते हैं, स्पीच को कैसे बेहतर कर सकते हैं। समझ रहे हो मैं सुना। ठीक है जी, आगे बढ़े। सेवंथ पॉइंट है, द टीचर मस्ट हैव ग्रेट पेशेंस। वही बात जो मैं इतनी देर से कह रही हूँ, आपको क्या धैर्य रखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा धैर्य की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि कई बार आप बेस्ट दे रहे होंगे फिर भी हो सकता है रिजल्ट ना आ रहा हो अच्छा। एंड अ फर्म डिटर्मिनेशन, आपने बिल्कुल एक दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं बेस्ट दूंगी और चेंज ला करके रहूंगी। ठीक है जी, नहीं नहीं चांदनी, हिंदी मीडियम वालों कैसे भूल जाएंगे भाई, बढ़िया मोहित। नेवर टू बी डिस्करेज्ड, आपको डिस्करेज फील नहीं करना कि यार अब कैसे करूँ, अब नहीं हो पाएगा। वाइल एट द सेम टाइम क्लियरली रिकॉग्नाइजिंग द चाइल्ड्स लिमिटेशंस, आपको पेशेंस भी रखना है, आपको दृढ़ निश्चय भी रखना है, बट इसका मतलब ये नहीं आप ये कहेंगे कि मछली को उड़ा देंगे, आप मछली को कहेंगे कि उड़ने लग जाओ आसमान में। बच्चे की एबिलिटी को भी ध्यान में रखेंगे, उसकी लिमिटेशंस जो हैं, जहां रुकावट है उसके लिए, जो चीजें जहां तक वो जा सकता है उसको भी ध्यान में रखेंगे। सही कह रहे हो सोनी जी। हुमा, आप बैकवर्ड चाइल्ड नीड्स प्रेज, यानी उसको क्या चाहिए, प्रशंसा चाहिए बच्चे को। जो बैकवर्ड चाइल्ड है, जो पिछड़ा बच्चा है, उसको थोड़ी प्रशंसा की जरूरत है। ठीक, कॉन्टिन्यूअस हेल्प, लगातार मदद देनी पड़ेगी। सिंपैथेटिक कंसीडरेशन, आप एम्पैथी रखें तो और ज्यादा अच्छा है, बट एटलीस्ट सिंपैथाइज तो करेंगे ही कि उसकी डिफिकल्टीज जो है उसके प्रति आप सहानुभूति तो फील करें मन में ही एटलीस्ट। एंड सस्टेनिंग इंटरेस्ट ऑन दी पार्ट ऑफ हिज टीचर, और इंटरेस्ट बना के रखें। बहुत बढ़िया, हम कह रहे हैं आपकी वजह से मेरी इंग्लिश अच्छी हो गई। नेक्स्ट है 8th पॉइंट, 9th हो गया डायरेक्ट, वो 8th हो गया था उसी में। इन द केस ऑफ स्पेसिफिक बैकवर्डनेस इन स्पेसिफिक सब्जेक्ट एरिया, रेमेडियल टीचिंग हैज प्रूव्ड प्रॉफिटेबल।
रेमेडियल टीचिंग होती है उपचारात्मक शिक्षण। स्पेसिफिक बैकवर्डनेस मतलब विशिष्ट पिछड़ापन है। यदि विशिष्ट पिछड़ापन में हमने क्या पढ़ा था, किसी एक सब्जेक्ट में दिक्कत हो या किसी एक एरिया में दिक्कत हो बच्चे को, ठीक है, किसी भी एक एरिया में दिक्कत है अगर, या किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में दिक्कत है, तो आप क्या देंगे, रेमेडियल टीचिंग देंगे, यानी उपचारात्मक शिक्षण देंगे। उपचारात्मक शिक्षण में क्या होता है, स्पेशली टीचिंग दी जाती है उन बच्चों को, जैसे देखा होगा आपने स्पेशल क्लास लगा दी, पता किया जाएगा कि दिक्कत किस एरिया में है, फिर उसके लिए स्पेशल गाइडेंस दी जाएगी, उपचारात्मक शिक्षण दिया जाएगा, जो कि बहुत हेल्पफुल फील होता है। मान लो मैथ्स में दिक्कत है, मैथ्स की स्पेशल क्लास लगा दी, एक्स्ट्रा क्लास लगा दी, जो एक तरह से जो ट्यूशन लगाते हैं हम कि भाई बच्चा कमजोर है, वो भी एक तरह से आप रेमेडियल के रूप में तो यूज कर रहे हो, ठीक है। कि आपने क्या किया, एक्स्ट्रा में पढ़ाना शुरू किया, मैथ्स की एक एक्स्ट्रा क्लास लगा दी उस बच्चे की, ऐसे बच्चों की जिनको मैथ्स में दिक्कत है। इससे क्या होगा, माइक्रो टीचिंग तो मैं करा चुकी हूँ आमिया, जिनके नए बैच हैं उनके हो जाएगा आगे आने वाले टाइम में, जो यूनिट्स रह गई हैं, ठीक। तो उपचारात्मक शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण पे फोकस करेंगे। द रेमेडियल प्रोग्राम हैज टू बी प्लान्ड अकॉर्डिंग टू द डेफिशिएंसी शोन बाय द डायग्नोस्टिक टेस्ट। रेमेडियल टीचिंग से पहले हमेशा आप डायग्नोस्टिक टेस्ट लेते हैं, जिसको हम निदानात्मक परीक्षण कहते हैं। निदानात्मक परीक्षण या डायग्नोस्टिक टेस्ट से क्या होगा, आपको पता लग जाएगा कि बच्चे में समस्या है कहाँ। निदानात्मक परीक्षण, पता लग जाएगा कि समस्या कहाँ है, ठीक है। ये बात क्लियर है। इन द वेरियस प्रोसेसेस, स्टेप्स ऑफ लर्निंग एंड द वेरियस एलिमेंट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द सब्जेक्ट। जिस भी सब्जेक्ट में जिस भी एरिया में दिक्कत है, पहले आप एक डायग्नोस्टिक टेस्ट लेंगे, फिर अपने डायग्नोस्टिक टेस्ट के अकॉर्डिंग आपने देखा इस बच्चे को इस एरिया में इस सब्जेक्ट में दिक्कत है, उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उस बच्चे के अकॉर्डिंग प्लान करेंगे, फिर रेमेडियल टीचिंग देंगे। ऐसे नहीं मुंह उठा के किसी को भी रेमेडियल टीचिंग दे देंगे, ठीक है। किसी भी विषय में अगर दिक्कत है तो पहले आप उसको क्या करेंगे, निदानात्मक परीक्षण देंगे, फिर उसके बाद उपचारात्मक शिक्षण देंगे। उपचारात्मक शिक्षण में जहां जहां दिक्कत होती है उसमें ढंग से अलग तरीके से या बेहतर तरीके से पढ़ाया जाता है, ताकि समझ में आ जाए आसान तरीके से। ये कुछ पॉइंट्स थे। अब आता है जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स। कई लोगों को तो लग रहा होगा कि हम इतना एक्स्ट्रा क्यों पढ़ रहे हैं, क्या है ऐसा, जरूरी है ये जानना। नहीं तो ये एक दिन में टॉपिक खत्म हो जाए। मैंने कराया हुआ है, जो क्रैश कोर्स वाले बैच होते हैं, एक एक दिन में इंक्लूसिव एजुकेशन खत्म हुआ है। बिल्कुल सना। जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स होते हैं बाल अपराधी, या बाल अपराध की प्रवृत्ति रखने वाले बच्चों को जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स बोलते हैं, ठीक। ये पीडीएफ मिल जाएगी आपको जैसे ही इंक्लूसिव एजुकेशन खत्म होगा। अरे यार, मेरे कहने का मतलब है, मुंह उठा के रेमेडियल टीचिंग देने का मतलब है बस कहा कि एक काम करो, आ जाओ जिन जिनको रेमेडियल टीचिंग चाहिए, और कोई प्लानिंग नहीं है, कुछ पता नहीं है बच्चे को किसको रेमेडियल टीचिंग चाहिए, कहाँ उसको दिक्कत है, बस आपने कहा एक्स्ट्रा क्लास लग रही है, आ जाओ, तो आपको पता ही नहीं होगा कि कैसे देनी है। तो मुंह उठाने का मतलब वो है, समझा करो भाई। देखिए, जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स यानी बाल आपराधिक प्रवृत्ति वाले बच्चे, जिन बच्चों की उम्र 18 साल से कम है और उनमें आपराधिक प्रवृत्तियों के प्रति झुकाव है, रुझान है, तो क्या होगा, उनको जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स कहते हैं। जैसे किसी बच्चे को मारपीट का, या कई बार आपने सुना होगा एक कोई केस हुआ था दिल्ली में, किसी टीचर को ही मार दिया है, कुछ उन पे वार कर दिया है, कुछ समथिंग समथिंग कुछ किया, चोरी की आदतें, ऐसी आदतें जो इलीगल हैं नॉर्मल केस में, बट कम उम्र से डेवलप हो रही है किसी बच्चे में, तो उसका रुझान जो है वो बाल आपराधिक प्रवृत्तियों की तरफ है, जुवेनाइल डेलिक्वेंट्स के प्रति है। हैप्पी बर्थडे आंचल। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी इज द क्रिमिनल एक्टिविटी चार्ज्ड बाय अ पर्सन हु इज अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स। 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति यदि एक क्रिमिनल एक्टिविटी करता है जो नॉर्मल केस में अपराध कहलाती, वो क्या कहलाएगा, जुवेनाइल डेलिक्वेंट कहलाएगा, क्योंकि वो भी 18 साल से कम का है और उसमें चेंजेस की आशंका है, या हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी है, संभावना है कि हम बच्चे को परिवर्तित कर सकते हैं, क्योंकि एज उतनी ज्यादा नहीं है। एक इंसान जिसकी उम्र 30 साल 35 साल हो गई है, उसको परिवर्तित करना मुश्किल है, लेकिन एक बच्चा जो 18 साल से कम है उसमें इंप्रूवमेंट लाया जा सकता है। इसलिए हम इनको डायरेक्ट जेल में ना भेज के बाल सुधार गृह में भेजते हैं। आपको पता ही होगा, इवन जो निर्भया वाला केस हुआ था, है ना। So it is quite clear that juvenile delinquency is also a part of all those behavioral change that occurs in a person's life while passing the stormy phase of adolescence. क्योंकि ये उस फेज से गुजर रहे होते हैं जो कि एक अपने आप में तनाव और तूफान की अवस्था कही जाती है, किशोरावस्था की बात करते हैं, 12 से 18 वर्ष की उम्र की, ठीक। तो ये इतनी तूफानी उम्र से जब गुजर रहे हैं, जिसमें बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल चेंज है, जिसमें बहुत ज्यादा फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, पता नहीं कितने तरह के 70 चेंज हो रहे हैं। नहीं, ये सबके लिए सेम है भाई। 18 साल तो क्रिमिनल के लिए तो 18 साल की उम्र है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, ठीक। तो इस उम्र से गुजरते दौरान ट्रांजिशनल पीरियड कहा जाता है इसको, परिवर्तन का काल। 12 से 18 साल जो है ट्रांजिशनल पीरियड है, परिवर्तन का काल है, किशोरावस्था है। तो इस पीरियड से गुजरते गुजरते कई लोग गलत दिशा भी पकड़ लेते हैं। सबसे ज्यादा टेंडेंसी इसी उम्र में पाई जाती है, जो क्रिमिनल टेंडेंसीज हैं। फिर उसके बाद दिशा क्या मिली उस पर डिपेंड करेगा, आप अच्छे भी बन सकते हैं, नहीं तो आप खराब दिशा में भी जा सकते हैं, ठीक है जी। हाँ, स्टैनली हॉल ने कहा है इसको स्टॉर्मी पीरियड। सो इट इज क्वाइट क्लियर दैट जुवेनाइल डेलिक्वेंसी इज आल्सो पार्ट ऑफ ऑल दोस बिहेवियरल चेंजेस। ये व्यवहारात्मक परिवर्तन है जो एक बच्चे में होते हैं किशोरावस्था से गुजरते समय, जब व्यवहारात्मक, साइकोलॉजिकल, बिहेवियरल चेंज, साइकोलॉजिकल चेंज, हार्मोनल चेंज, कितने तरह के चेंज हो रहे होते हैं, फिजिकल चेंजेस इवन, तो उसके व्यवहार में एक तरह का परिवर्तन का ही हिस्सा है ये चीज भी। अकर्स इन अ पर्सनल लाइफ व्हाइल पासिंग द स्टॉर्मी पीरियड ऑफ एडोलेसेंस, ठीक है जी अंकुर। देखिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं कॉजेज ऑफ जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, अब इसके कारण क्या है। जो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी, अब कहने को तो हर चीज के दो ही कारण है, स्पेशली एनवायरमेंट ऐसी चीजों का बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। जो बाल अपराध हैं उसके कारण क्या हो सकते हैं ये कहा है, ठीक। इंडिविजुअल फैक्टर्स, व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, किसी की इंक्लिनेशन कुछ है, बचपन से आप मूवी देख रहे थे, आपको लगा मार धाड़ तो बहुत अच्छी बात होती है, या इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, किसी को गुस्सा कम आता है, किसी को धीरे आता है, कोई चीजों को ज्यादा ठहराव से समझता है, कोई जल्दी भावुक हो जाता है, मतलब इंडिविजुअल फैक्टर्स हो सकते हैं, उसका नेचर और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। फैमिली फैक्टर्स, भाई इंडिविजुअल फैक्टर ही तो है। दो बच्चे हैं, दोनों एक साथ एक घर में बड़े हुए हैं, पिताजी मारपीट करते थे या शोर शराबा करते थे, अच्छी आदतें नहीं थी, दोनों ने देखा है। एक ने चूज किया कि मैं कभी गलत चीजों को हाथ नहीं लगाऊंगा, या जिम्मेदारी लूंगा घर की, या अच्छा करूंगा जीवन में। दूसरे ने वही चूज कर लिया जो उसके पिताजी को करते देखा। तो इंडिविजुअल फैक्टर भी आता है ना, इंडिविजुअल फैक्टर इज ऑल्सो देयर। फिर है फैमिली फैक्टर्स, परिवार में जो कलेश है या जो भी देख रहा है बच्चा, उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, पारिवारिक तथ्य कहेंगे बिल्कुल। मेंटल हेल्थ फैक्टर्स, जो मानसिक स्वास्थ्य का एक तथ्य है,
वो क्या है? बिल्कुल यहाँ पे है। हो सकता है कोई बच्चा साइकोलॉजिकली बीमार हो, कई बार ऐसा होता है ना, आप सेंसेस में ही नहीं होते। सब्सटेंस अब्यूज बहुत बड़ा कारण है। आजकल जितने भी रेप केसेस या दुनिया भर के केस देख रहे हैं, आप देखते हैं सब्सटेंस अब्यूज, चाहे वो ड्रग्स हो, अल्कोहल हो या कोई और चीज हो, बहुत प्रयोग में आती है, जिसकी वजह से ये चीजें होती हैं। ये कॉजेज हैं। आगे की बात कल करेंगे, आपकी हिंदी क्लास है। इंडिविजुअल फैक्टर्स को डिटेल में समझेंगे, एक एक करके इन सबको समझेंगे जो हमने अभी कॉजेज डिस्कस किए हैं। फिर उसके बाद सीधा लर्निंग डिसेबिलिटी पे बात आ जाएगी, जिसमें हम डिसलेक्सिया और ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, है ना। इनको बचाना, इनका बचाव कैसे होगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। कौन सी एक्टिविटीज कराई जाती हैं, रिहैब में भेजा जाता है ना, जिनको सुधार गृह बोलते हैं, वहां पे क्या कराया जाता है। फिर डिसएडवांटेज एंड डेप्राइव्ड चिल्ड्रन करेंगे, वंचित बच्चे, इनसे क्वेश्चन आता है, इन सबसे क्वेश्चन आता है आज जो भी हमने डिस्कस किया है। ठीक, लर्निंग डिसेबिलिटीज फिर उसके बाद करेंगे। ठीक, लर्निंग डिसेबिलिटीज हो सकता है कल की क्लास में शुरू तो हो ही जाएंगी, खत्म में भी हो पाए या ना हो पाए, बट कल कोशिश करेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन को खत्म करते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल शिया। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलेंगे, ठीक है।